Welcome back, everyone. This is part 3 of our chemistry series, and if you have been following parts 1 and 2, you are already building a strong foundation. In today's video, we are going to take things a step further and dive into one of the most important topics in chemistry, the types of chemical reactions. We will break them down in a simple and easy to understand way, so you can not only learn them but actually remember them. So stay tuned, because by the end of this video, you will have a clear understanding of how different chemical reactions work. Let's get started. आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी. फर्स्ट इज़ द क्वेश्चन दैट आई गेव यू यस्टरडे इन लास्ट क्लास. मैंने आपको एक बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दी थी. हमने बैलेंसिंग सीखी थी लास्ट क्लास में. सो मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी कल, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी थी. Na+Cl2 गिव्स NaCl. सो सोडियम व्हेन इट रिएक्ट विद क्लोरीन इट गिव्स सोडियम क्लोराइड. तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. इसको कल आपको बैलेंस करने के लिए दिया था. सो पहले हम इसी को आज बैलेंस करेंगे. सो हम दिस इज़ द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट साइड. LH इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड RH इज़ राइट हैंड साइड. सो हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पहले हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स कंपेयर करेंगे. सो रिएक्टेंट साइड Na का, सोडियम का है 1 एटम एंड प्रोडक्ट साइड सोडियम का है 1 एटम अगेन, तो दोनों का सेम है. नेक्स्ट इज़ क्लोरीन Cl2. रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के हैं 2 एटम्स. Cl2 लिखा है ना, तो इसका मतलब है क्लोरीन के हैं 2 एटम्स. एंड प्रोडक्ट साइड लिखा है Cl लिखा है, ना कोई प्रीफिक्स है, ना कोई सफिक्स है, ना कोई कोएफिशिएंट है. ओके, सो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड क्लोरीन के कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं? 1. सो यहाँ पे इसलिए ये है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के हैं 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड है क्लोरीन का ओनली 1 एटम. इसलिए ये है एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और इसको हमें बैलेंस करना होगा. तो जब हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी. दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. उसमें क्या होगा कि जब हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट साइड जब हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो हमें रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स हैं क्लोरीन के, तो हमें प्रोडक्ट साइड भी 2 चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 का कोएफिशिएंट लगा देंगे. ओके, हम 2 का कोएफिशिएंट लगा देंगे. लेकिन जब हम 2 का कोएफिशिएंट लगाएंगे NaCl से पहले, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम जो ओरिजिनल फार्मूला होता है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ रहेगा. तो हम होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए. सो यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने कोएफिशिएंट लगा दिया 2 का, बट इस 2 की मल्टीप्लाई Na में भी होगी और क्लोरीन में भी होगी. यानी कि अगर क्लोरीन के 2 एटम्स होंगे तो सोडियम के भी 2 एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड. और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड सोडियम के कितने एटम्स हैं? ओनली 1. तो हमें सोडियम को यहाँ भी बैलेंस करना होगा, तो हम यहाँ पे भी 2 का कोएफिशिएंट लगा देंगे. सो ये मिलती है हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. 2Na + Cl2 गिव्स 2NaCl. ओके, अब आप कंपेयर करो रिएक्टेंट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड. जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो रिएक्टेंट साइड भी सोडियम के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी सोडियम के 2 एटम्स हैं. रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, Cl2 लिखा है, सफिक्स लिखा है 2. सो क्लोरीन के हैं 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड भी हैं क्लोरीन के 2 एटम्स. ये लिखा है 2 का कोएफिशिएंट, तो इसकी मल्टीप्लाई दोनों में होगी. सो दोनों के 2 एटम्स हो जाएंगे. सो हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही तरफ सोडियम के और क्लोरीन के 2 एटम्स हो गए हैं. देयरफॉर इट इज़ नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, सो एक चीज़ ये डिस्कस करनी थी. एंड वन मोर थिंग आई नीड टू डिस्कस. कल हमने ये वाली केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके बैलेंसिंग सीखी थी. ये केमिकल रिएक्शन कहाँ से आई थी? एक्टिविटी 1.3 में से. आपकी जो साइंस की NCERT टेक्स्ट बुक है उसमें एक्टिविटी 1.3 में ये रिएक्शन गिवन है. जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें हमने ये किया था कि जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने
सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, तो उसमें क्या हुआ था, जब रिएक्शन हुआ था कि हीट इवॉल्व हो रही थी, हीट रिलीज़ हो रही थी, तो आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही थी, गैस के बबल्स बन रहे थे जिंक ग्रैन्यूल्स के चारों तरफ, विच वाज हाइड्रोजन, एंड जो आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ जिंक सल्फेट। ओके, सो जब हम इस रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से लिखेंगे तो हम लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। तो ये जिंक सल्फेट होता क्या है, इस जिंक सल्फेट के बारे में हम बात करते हैं। ये जो जिंक सल्फेट होता है, ये जिंक में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है, ये थोड़ा वाइटिश क्रिस्टलाइन वाइटिश होता है। इसका मतलब है कि थोड़ा चमकता है, मतलब प्रॉपर सिल्वर भी नहीं होता, मैट वाइट भी नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी भी नहीं होता, बट थोड़ा बहुत इसमें शाइन टाइप होती है, तो इसलिए हमने नाम दिया है क्रिस्टलाइन। तो ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ग्रैन्यूल्स होता है, एक्चुअली पाउडर ये बन जाता है। तो ये वाइट कलर की ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिंक के, सॉलिड स्टेट में, फिजिकल स्टेट होती है इनकी सॉलिड एज इन ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, वाइट कलर के, थोड़े स्पार्कलिंग से, थोड़े क्रिस्टल जैसे वो लगते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। और जब आप उनको हाथ से क्रश करोगे तो वो क्रश होके पाउडर बन जाएगा, वो सॉफ्ट होता है। ओके, इतना वो सॉफ्ट हो जाता है कि आप उसको जैसे हाथ से क्रश करोगे तो वो क्रश होके पाउडर बन जाएगा। ओके, सो इसलिए हमने ये कैसा दिखता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर जैसा दिखता है, या फिर ग्रैन्यूल्स आप कह सकते हो। स्टेट इसकी होती है सॉलिड, एंड इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, जब आप ZnSO4 को, जिंक सल्फेट को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये इजीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। सो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और जब ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में तो आपको मिलता है एक्वस सॉल्यूशन, आपको मिल जाता है जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स और हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो हम पहले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या क्या हैं। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, the physical states of reactants and products are mentioned along with the chemical formulas। केमिकल इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, जिससे कि हमें एक सिंपल केमिकल इक्वेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके एलिमेंट्स के बारे में, रिएक्शन के बारे में, तो उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है कि आपको हर एक एलिमेंट के केमिकल फार्मूला के साथ साथ उसकी स्टेट भी मेंशन करनी होती है। स्टेट क्या होती है कि मीन्स जो आपका एलिमेंट है, जो भी आपका मेटल है, नॉन मेटल जो भी आप ले रहे हो, वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, लाइक वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो कोई एक्वस सॉल्यूशन है, या फिर वो कोई गैस है। ओके, सो द गैसियस, लिक्विड, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, E, Q and S respectively। okay? अगर आपका जो एलिमेंट है वो गैशियस है तो आप उसके नीचे लिखोगे G। अगर वो एक लिक्विड है तो आप लिखोगे L फॉर लिक्विड। अगर वो एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन, तो आप लिखोगे AQ। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, देखो लिक्विड, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लिक्विड इज़ सिंपल लिक्विड, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप किसी भी केमिकल का, किसी एलिमेंट को, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर में डिज़ोल्व करते हो, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। लिक्विड हो गया कम्प्लीटली लिक्विड, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, लाइक उसमें वाटर वगैरह कुछ भी मिला हुआ नहीं होता। जैसे HCl हो गया, ओके, HCl हो गया लिक्विड, तो वो पूरा HCl ही होता है 100%, तो हम उसको बोलेंगे लिक्विड। लेकिन अगर हम बोलेंगे HCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, उसमें 100% HCl नहीं होता, थोड़ी सी HCl की क्वांटिटी को वाटर में मिक्स किया जाता है एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। सो ये डिफरेंस है लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन में। लिक्विड का मतलब है होल एलिमेंट और होल मेटल और होल वॉटएवर केमिकल। ओके, तो जब पूरा केमिकल होता है, सिंपल सोलली केमिकल का एक लिक्विड होता है लिक्विड फॉर्म में, तब हम लिक्विड लिखते हैं। लेकिन अगर किसी भी मेटल का, एलिमेंट का, केमिकल का
एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका मतलब है कि मेटल की या एलिमेंट की, किसी भी केमिकल की थोड़ी सी क्वांटिटी को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है और सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे AQ। नेक्स्ट इज सॉलिड, सॉलिड इज़ S। ओके, तो अगर आपका एलिमेंट गैशियस है, गैस है, तो G लिखोगे, लिक्विड है तो L लिखोगे, एक्वस है तो AQ लिखोगे, और अगर सॉलिड है तो S लिखोगे। ऑलराइट, the word aqueous AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water. So जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि aqueous का क्या मतलब होता है, जब आपका कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट, जो भी आपका एलिमेंट होगा, उसकी अगर थोड़ी सी क्वांटिटी आप वाटर में डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। सो अगर आपका कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट इज़ अ सॉल्यूशन इन वाटर, एक उसका सॉल्यूशन बनाकर अगर आपने यूज़ किया है एक्टिविटी में, तो उसकी आप फिज़िकल स्टेट क्या लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन AQ। ओके, सो अगर आपका कोई भी एलिमेंट, आपका रिएक्टेंट या आपका प्रोडक्ट जो है, अगर वो गैशियस स्टेट में है, वो एक गैस है, तो आप लिखोगे G ब्रैकेट्स में, ऐसे ब्रैकेट्स में ही लिखना होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे स्मॉल g, लोअर केस g। लिक्विड है तो आप लिखोगे स्मॉल l। ओके, एक्वस है तो AQ, एंड सॉलिड है तो S। ओके, और ये आप ऐसे ही ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे एंड आप लोअर केस लेटर्स ही यूज़ करेंगे, आप ये अपर केस लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, आप अपर केस लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, आपको लोअर केस लेटर्स ही यूज़ करने हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो कल हमने ये इक्वेशन बैलेंस की थी, 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। इस इक्वेशन को हमने कल बैलेंस किया था क्लास में। ओके, आई मीन वीडियो में हमने इसको बैलेंस किया था। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में आपको इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए हमने हर एक एलिमेंट की फ़िज़िकल स्टेट भी इस पर लिख दी है। ओके, जैसे Fe सॉलिड है तो S, 4H2O, H2 यहाँ पे गैशियस स्टेट में है, जो वाटर है। ज़रूरी नहीं है हर केमिकल रिएक्शन में वाटर लिक्विड ही यूज़ किया जाए, वो कभी कभी स्टीम की फॉर्म में, गैशियस स्टेट में यानी स्टीम की फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो यहाँ इस रिएक्शन में वाटर स्टीम की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने लिखा है गैस। ओके, जब वो लिक्विड होता है तो L लिखते हैं, लेकिन अगर वो स्टीम की फॉर्म में है तो इसका मतलब वो अपनी गैशियस स्टेट में है। ओके, इसलिए हमने लिखा है G फॉर गैस। गिव्स Fe3O4, Fe3O4 अगेन सॉलिड, एंड H4H2O, it's again gas, hydrogen gas is released. Okay, so note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. So जैसे कि मैंने आपको बताया, H2O को ये कंफ्यूज नहीं होगा कि H2O तो वाटर होता है, लिक्विड होता है, G क्यों लिखा है, L लिखना था। तो यहाँ पे वाटर स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, नॉट एज अ लिक्विड। ओके, सो जब वाटर स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो उसको हम गैस बोलते हैं, तो इसलिए हमने गैस का G लिखा है। तो इस तरह से आपको लोअर केस लेटर यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट की फ़िज़िकल स्टेट दिखाने के लिए। सो Fe iron is solid, H2O is gas because it is used in the form of steam, then Fe3O4 is again solid and H2 is gas, hydrogen is released. Okay, so G for gas। तो इस तरह से फ़िज़िकल स्टेट आपको लिखनी है। आपको एग्ज़ाम में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके लिखना है। सेकंड, हर एक एलिमेंट की आपको फिज़िकल स्टेट लिखनी है। ओके, 2-3 कंडीशंस जो आपको ध्यान में रखनी है केमिकल इक्वेशंस लिखते हुए। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कभी कभार क्या होता है कि किसी रिएक्शन में, किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर कंडीशंस गिवन होती हैं, जैसे टेम्परेचर गिवन होता है या फिर प्रेशर,
गिवन होता है या फिर कैटलिस्ट गिवन होता है, तो कुछ सर्टेन कंडीशंस गिवन होती हैं, तो आप उन कंडीशंस को भी मेंशन कर सकते हो एरो के ऊपर, अबव द एरो या फिर बिलो द एरो इन दी केमिकल इक्वेशन। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? कैटलिस्ट कुछ ऐसे एक सब्सटेंस होता है, एक एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है जिसको रिएक्शन में यूज़ किया जाता है टू स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप कुछ कैटलिस्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ओके, रिएक्शन को जल्दी कराते हैं। सो उनको हम कैटलिस्ट कर बोलते हैं। दे कैन बी एनीथिंग, वो कोई एक लिक्विड भी हो सकता है, कोई एक सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैटलिस्ट, ओके। सो कभी कभार क्वेश्चन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये सब गिवन होता है, तो आप उनको भी रिएक्शन में लिख सकते हैं ईदर अबव द एरो और बिलो द एरो, ओके। कैटलिस्ट गिवन है तो वो लिख दो, प्रेशर गिवन है तो वो लिख दो, टेम्परेचर गिवन है तो वो लिख दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये इक्वेशन है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए ये एक इक्वेशन लिया है दैट CO प्लस 2H2O गिव्स CH3OH, ओके। तो अब देखो ये 340 ATM, ये एक कंडीशन गिवन थी, एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो गिवन थी दैट CO, इसका क्या मतलब है कि CO प्लस 2H2O at 340 ATM gives CH3OH, ओके। सो इस केमिकल ATM का बेसिकली मतलब है एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्रेशर, ओके। ATM की मतलब है एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्रेशर। नाउ CO, तो देखो हमने CO की जो है फिज़िकल स्टेट लिखी है विच इज़ गैस, प्लस 2H2O की हमने फिज़िकल स्टेट लिखी है विच इज़ गैस, एंड इट गिव्स CH3OH विच इज़ अ लिक्विड। सो जब CO गैस प्लस H2 गैस आपस में कंबाइन होती हैं तो आपको CH3OH का लिक्विड मिलता है, ओके। एंड सो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स के जो हैं लिख दिए हैं, केमिकल फार्मूलाज, उनकी फ़िज़िकल स्टेट हमने लिख दी है, एंड जो एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन थी 340 ATM, हमने वो भी एरो के ऊपर लिख दी है, ठीक है। आप इसको, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसको एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, एरो के नीचे भी लिख सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सो अब इससे क्या है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव लग रही है, ठीक है। आपको एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है उनसे, उनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, और किस पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी गिवन पर्टिकुलर कंडीशन में, किस कंडीशन के अंडर ये रिएक्शन हो रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक सिंपल केमिकल इक्वेशन से मिल रही है। इसलिए हमको हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला लिखना होता है, उनकी फ़िज़िकल स्टेट लिखनी होती है, और कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर गिवन है, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, वो सब जो भी गिवन है वो सब हमको लिखना होता है, ओके। और आप जो एक और चीज़ ध्यान में रखना कि आप जो स्टेट लिखोगे वो आपको लोअर केस लेटर्स में लिखनी है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, लोअर केस लेटर्स में आपको स्टेट लिखनी है, अपर केस लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, ओके। और जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट होगा वो आप एरो के ऊपर या नीचे भी लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी आपको किसी किसी रिएक्शन में ना एरो के ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ दिखेगा, ओके, तो उसका मतलब होता है हीट इज़ इन्वॉल्व, ओके। सो कभी कभी रिएक्शन में आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा एरो के ऊपर या नीचे, सो दैट मीन्स हीट इज़ इन्वॉल्व्ड, ओके। सो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ दैट टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर अट्रैक्टिव, आपको कभी कभी क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर गिवन है या प्रेशर गिवन है या कैटलिस्ट गिवन है, आप उन सब को मेंशन कर सकते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन में, ईदर अबव द एरो और या फिर बिलो द एरो, ओके। और आपको अपने एलिमेंट्स का, जो भी आपके रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी आप केमिकल फार्मूलाज लिखोगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर स्पेलिंग्स, आप उनके केमिकल फार्मूलाज लिखोगे, आप उनकी फ़िज़िकल स्टेट लिखोगे, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जब किसी केमिकल का थोड़ी सी क्वांटिटी आप वाटर में डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाते हो, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है। तो एक कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए आपको लिखने हैं केमिकल्स के फार्मूला, उनकी फिजिकल स्टेट एंड कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, एनीथिंग। एंड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कभी किसी केमिकल रिएक्शन के एरो के ऊपर या फिर नीचे ना एक ट्रायंगल बना हुआ होता है, छोटा सा ट्रायंगल, तो उसका मतलब होता है हीट। ट्रायंगल क्या स्पेसिफाई करता है? हीट, दैट हीट इज़ यूज्ड और हीट इज़ इन्वॉल्व। जब किसी रिएक्शन में हीट यूज़ होती है या फिर हीट इन्वॉल्व होती है तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं दिखाने के लिए एरो के ऊपर, टू स्पेसिफाई दैट हीट इज़ बीइंग यूज्ड इन दिस रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ये समझने के लिए, ओके, कि किस तरह से एक मोर इन्फॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हो, कैसे एक मोर इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं। सो द अनदर एग्जांपल इज़ 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। सो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और इस इक्वेशन में दो कंडीशंस दी गई हैं, दैट सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एरो के ऊपर सनलाइट लिखा है, नीचे क्लोरोफिल लिखा है, ठीक है। तो इसमें दो पर्टिकुलर कंडीशंस गिवन है, तो वो हमने एक एरो के ऊपर और नीचे लिख दी। इसका क्या मतलब है? द पर्टिकुलर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अच्छा, आपको मैं अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस केमिकल इक्वेशन। सो ये जो केमिकल इक्वेशन है ना, ये आप लोग फाइंड आउट करोगे कि कौन सी केमिकल इक्वेशन है, मतलब किस चीज़ की केमिकल इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन मैं आपको बता दूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है, फर्स्ट। सेकंड, ये आपको लर्न करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। अगर आपको ये केमिकल इक्वेशन समझ आ रही है तो समझ के लिख देना, नहीं आ रही है तो इसको एज इट इज़ रट लो, रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर। और ये एग्ज़ाम में आ सकती है, इसके चांसेस हैं आने के, और ये आपको कहीं भी यूज़ करनी भी पड़ सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है और इसके बारे में मैं आपको एक फ़न फैक्ट बता दूं, ये हमारी एक डेली रूटीन, एक डेली लाइफ का एक पार्ट है, एक मेजर पार्ट है, छोटा मोटा भी नहीं, हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट है, जिससे रिलेटेड ये केमिकल इक्वेशन है। यही आप लोगों को फाइंड आउट करना है और यही है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे या फिर कह लो टास्क ऑफ द डे। सो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन लिखी है बोर्ड पर, ये किससे रिलेटेड है, किस चीज़ की ये केमिकल इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या चीज़ है, ये आप लोग फाइंड आउट करके आओगे। एंड आई एश्योर यू कि जब आपको पता चलेगा कि ये उस पर्टिकुलर चीज़ की इक्वेशन है, सो यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट कि कैसे सिंपल थिंग्स जो हमारी बेसिक लाइफ है उसको जब हम रिएक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं। ओके, सो दिस यू हैव टू फाइंड आउट टुडे, दिस इज़ योर टुडेज़ टास्क। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सो पॉइंट ये था कि किस तरह से आप एक कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और मोर इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन लिखोगे। सो ये जो केमिकल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। दोनों तरफ से जब आप हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करोगे, सो यू विल गेट टू नो कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम है, सो इट इज़ अ कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, हमने हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फार्मूलाज यूज़ किए हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पेलिंग्स एंड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। थर्ड, हमने हर एक एलिमेंट की, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिज़िकल स्टेट इसमें मेंशन की है, लाइक एक्वस लिक्विड, एक्वस लिक्विड, ओके, वॉट एवर इट इज़। तो हमने हर एक एलिमेंट की फिज़िकल स्टेट इसमें मेंशन की है। टू पर्टिकुलर कंडीशंस गिवन थी विच इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हमने एरो के ऊपर और नीचे एडजस्ट करके लिख दिए हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कंडीशन एक ही गिवन हो, टू भी गिवन हो सकती हैं और ज़्यादा भी गिवन हो सकती हैं, तो बेटर होगा आप जितनी ज़्यादा मेंशन कर सके उतना ज़्यादा बेटर होगा। सो कुछ इस तरह से आप एक कम्प्लीटली बैलेंस्ड इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन लिखोगे, ओके। क्या क्या कंडीशंस है? फर्स्ट, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। सेकंड, हर एक एलिमेंट का केमिकल फार्मूला आप लिखोगे, वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड, उनकी फ़िज़िकल स्टेट आप लिखोगे। एंड फोर्थ,
कि कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है, लाइक कोई प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट या फिर हीट इन्वॉल्व है, तो आप ट्रायंगल बना दोगे। ओके, जो कुछ भी गिवन है वो आप एरो के ऊपर या नीचे लिखोगे, तो इससे बनती है आपकी एक कम्प्लीटली इंफॉर्मेटिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और आपको एग्ज़ाम में ऐसी ही केमिकल इक्वेशंस लिख कर आनी है। अच्छा, अगर किसी को डाउट है कि क्लोरोफिल क्या होता है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, एल्गी एंड क्यानोबैक्टीरिया। सो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है, ओके, एल्गी में प्रेजेंट होता है एंड क्यानोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। सो क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसलिए आपको प्लांट्स, एल्गी, क्यानोबैक्टीरिया ये सब ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज़ बेसिकली फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, एल्गी एंड क्यानोबैक्टीरिया। इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, मेनली ब्लू एंड रेड लाइट। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, मेनली ब्लू और रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोफिल प्लांट्स की हेल्प करता है टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज़ करके प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। तो वो खुद का फूड बनाने में जो है क्लोरोफिल प्लांट्स की हेल्प करता है। ओके, सो क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो आपको प्लांट्स की लीव्स में मिलेगा, एल्गी में मिलेगा और क्यानोबैक्टीरिया में मिलेगा। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ओके, मेनली ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये प्लांट्स की हेल्प करता है उनको अपना खाना बनाने में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब एक फ़न फैक्ट जानिए क्लोरोफिल के बारे में। डू यू नो वाई प्लांट्स आर ग्रीन? ये प्लांट्स ग्रीन, ये ट्रीज़, ये ग्रास, ये सब ग्रीनरी, ये ग्रीन आपको क्यों दिखते हैं? ग्रीन ही कलर क्यों है इनका? बिकॉज क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट, सो प्लांट्स लुक ग्रीन। ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ओके, ये ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपको प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं। ओके, दिस इज़ द फन फैक्ट। हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ये समझने के लिए कि कैसे आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। ओके, सो दिस एग्ज़ाम्पल इज़ टेकन फ्रॉम एक्टिविटी 1.1 ऑफ योर एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या किया था कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको हमने सैंड पेपर की हेल्प से रब करके क्लीन किया था। फिर टोंग्स की हेल्प से आपने उसको होल्ड करके बर्नर की हेल्प से उसको बर्न किया था। ठीक है, तो आपको क्या मिला था? आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर आपको मिलता है। तो ये हमने उस एक्टिविटी में किया था। तो अब हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके बैलेंसिंग करेंगे और हम ये देखें और हम पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स 1 और ऑक्सीजन के 2, और प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम का भी 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। सो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1। सो इसलिए ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ़ एटम से। ठीक है, जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उससे हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स चाहिए होंगे, इसलिए हम 2 का कोएफिशिएंट लगा देंगे MgO के आगे, क्योंकि जो ओरिजिनल फार्मूला है उसको आप अल्टर नहीं कर सकते हो, आप होल नंबर कोएफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। सो हम एक कोएफिशिएंट लगा देंगे 2 का MgO के आगे। अब इस 2 की मल्टीप्लाई Mg में भी होगी और O में भी होगी, यानी कि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए और मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए। अब रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम का 1 एटम रह गया था, तो हमने मैग्नीशियम के आगे भी 2 का कोएफिशिएंट लगा दिया। ठीक है, तो इससे हमें एक ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाती है। 2Mg plus 2O2 gives 2MgO. Okay, 2 atoms of magnesium on reactant side, 2 atoms of oxygen on reactant side, and 2 atoms of magnesium and oxygen respectively on the product side. तो इससे हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। हमने हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला यूज़ किया है, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और हमने इनकी फ़िज़िकल स्टेट भी लिखी है, लाइक सॉलिड, Mg सॉलिड है तो सॉलिड,
O2 गैस है तो गैस, G और MgO का भी सॉलिड, ठीक है। वो एक पाउडर है बट पाउडर इज़ स्टिल अ सॉलिड, तो इसलिए हमने MgO के नीचे भी S लिखा है बिकॉज पाउडर इज़ ऑल्सो सॉलिड। ओके, सो ये हो गई हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड कंप्लीट इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। इससे हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखाई दे रही है, हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ़ एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, और उनकी हमें फिज़िकल स्टेट भी लिख दी है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में आपको ट्रायंगल लिखा हुआ दिखता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है दैट हीट इज़ इन्वॉल्व। लाइक इस रिएक्शन में हीट इज़ इन्वॉल्व। ओके, आपने हीट यूज़ किया है मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए, हमने हीट का यूज़ किया है, लाइक बर्नर का यूज़ किया है उसको, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल भी बना सकते हैं एरो के ऊपर टू इंडिकेट दैट हीट इज़ इन्वॉल्व्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती कितनी तरह की हैं। सो केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल रिएक्शंस में होता है मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ओके, केमिकल रिएक्शंस में मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, मतलब या तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, या फिर कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट ब्रेक डाउन होकर नए प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। या तो इस मतलब कि या तो वो आपस में कंबाइन होकर दो तीन एलिमेंट्स आपस में मिलकर या तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट ब्रेक होकर टू और मोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो क्या इसी को हम कहते हैं मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सो केमिकल रिएक्शन में यही होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सो इसी मेकिंग और ब्रेकिंग के ऊपर के बेसिस पर देर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, 5 कैटेगरीज में केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है, एंड दे आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and reduction. Okay, so what are the 5 types of chemical reactions? They are based on making and breaking of bonds, और इस basis पे there are 5 types of chemical reactions. Okay, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and reduction. ओके, ये 5 तरह के हम केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में अब हम आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए आज हम ये टॉपिक ज़्यादा डीप में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आउटलुक दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम कल स्टार्ट करेंगे इन डीप, जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। सो देखो, कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि जब एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर जब कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, कितने भी प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं है कि एक या दो एलिमेंट ही आपस में कंबाइन हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। सो जब एलिमेंट्स आपस में, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हम कल पढ़ेंगे। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more such easy to understand chemistry lessons. And if you have any doubts or questions, feel free to drop them in the comment section. I will be happy to help.